केंद्र सरकार ने गन्ने की एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, लेकिन किसानों के लिए यह राहत कितनी बड़ी है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। बढ़ती लागत, महंगाई और अलग-अलग राज्यों में गन्ने को लेकर जारी असंतोष के बीच यह फैसला कई नए सवाल खड़े करता है। इस पर बात विस्तार से करेंगे, साथ ही नज़र डालेंगे देश के अलग-अलग राज्यों से किसानों की खबरों, मंडियों के रुझान और मौसम के हाल पर, जहां कहीं राहत है तो कहीं चिंता भी। नमस्कार, न्यूज़ पोटली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ गन्ने का सरकारी भाव अब 365 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये किसानों के लिए काफ़ी है? किसान संगठन तो इसे नाकाफ़ी ही बता रहे हैं और इसके पीछे की कई वजह भी हैं। हालांकि सरकार समर्थकों का तर्क है कि इस एफआरपी पर राज्य सरकारें बोनस के रूप में राज्य समर्थित मूल्य भी देती हैं। ऐसे में यह राशि कम नहीं है। चलिए पहले फैक्ट्स देखते हैं। 2025-26 के सीजन के लिए ये बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये 355 रुपये था, मतलब सालाना महज 2.8% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट क्या था 2025 में? आरबीआई के डेटा के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में औसत सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 5% के आसपास रहा, जो कई बार 5 से 6% के बीच रहा। यानी गन्ने की कीमत बढ़ी कम, लेकिन किसान की सारी चीज़ें जैसे खाद, बीज, डीजल, लेबर सब 10 से 15% महंगे हो गए। नतीजा क्या हुआ? किसान की जेब खाली रह गई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर। यह बताता है कि आम लोगों द्वारा रोजमर्रा में खरीदी जाने वाली चीज़ों और सेवाओं जैसे खाना, दूध, कपड़े, किराया, शिक्षा, इलाज, पेट्रोल आदि की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। भारत में सीपीआई डेटा एनएसओ द्वारा जारी होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि भले ही गन्ने की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन उसी गन्ने से बनने वाली चीनी की वार्षिक थोक महंगाई दर साल दर साल बढ़ रही है। चीनी की थोक महंगाई दर 2022-23 में 2.6% थी, जो 2023-24 में तेजी से बढ़कर 6.5% हो गई। हालांकि 2024-25 में यह घटकर 3.2% रह गई और 2025-26 अप्रैल से सितंबर में मामूली बढ़ोतरी के साथ 3.9% रही। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 में मोदी सरकार आने से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के आखिरी साल में गन्ने का एफआरपी था करीब 220 रुपये। आज 12 साल बाद वही रेट है 365 रुपये। कुल बढ़ोतरी कितनी हुई? लगभग 66%। अगर 2014 से 2025 तक की सालाना औसत महंगाई दर को जोड़कर कंपाउंड तरीके से देखें तो देश में कुल महंगाई लगभग 77% बढ़ चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि एफआरपी न्यूनतम मूल्य है। अब सवाल यह है कि अगर 10 रुपये की बढ़ोतरी इतनी बड़ी बात है तो C2 फार्मूला लागू क्यों नहीं करते, जिसमें लागत प्लस 50% प्रॉफिट शामिल है। सरकार फसल का रेट जिस आधार पर तय करती है, उस पर कुछ दिन पहले ही हमने एक विस्तृत रिपोर्ट की थी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो ब्राज़ील जैसे देशों में दाम का ढांचा एकदम अलग है। वहाँ अक्सर रेट मिल गेट पर तय होता है। इसके अलावा कहीं कहीं गन्ने की बजाय चीनी, इथेनॉल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा किसानों के हिस्से में जाता है, जबकि हमारे देश में सरकार न्यूनतम भाव देती है, मतलब जो तय हुआ उतना ही मिलना है। आपको यह भी बता दें कि एफआरपी केंद्र सरकार तय करती है। कुछ राज्यों में गन्ने की कीमत एफआरपी से ज़्यादा भी हो सकती है, जिसे एसएपी यानी राज्य सलाहकारी मूल्य कहा जाता है। सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ने की एसएपी प्रजाति के अनुसार 370 से 400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। देश के किसान संगठन महज 10 रुपये की बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के संदर्भ में गन्ना बहुत जरूरी है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य में केंद्र सरकार द्वारा महज 10 रुपये की बढ़ोतरी को नाकाफी
बताया है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बयान जारी कर कहा कि आज खेती की लागत, जिसमें मुख्य रूप से डीजल, खाद, मजदूरी, सिंचाई और परिवहन आदि शामिल हैं, की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में मात्र 10 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। पट्टाली मक्कल काची पार्टी से संसद में राज्यसभा के सदस्य अंबुमणि रामदास ने बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह वृद्धि खेती की लगातार बढ़ती लागत के मुकाबले बेहद कम है और इससे किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। अंबुमणि रामदास ने सरकार से तुरंत गन्ने का खरीद मूल्य 4500 रुपये प्रति टन निर्धारित करने की मांग की है, यानी 450 रुपये प्रति क्विंटल। उन्होंने कहा कि उत्पादन और परिवहन लागत को देखते हुए किसान 5000 प्रति टन तक की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि इसका समाधान क्या है। लागत के हिसाब से फसलों का मूल्य तय करने वाली सरकार की संस्था CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का भी कहना है कि मजदूरी, मशीनरी आदि की लागत बढ़ने से देश के गन्ना किसान परेशान हैं। इससे बचने के उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। CACP का कहना है कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए अलग अलग चीनी कीमतें यानी ड्यूअल प्राइस पर विचार होना चाहिए। दोहरी मूल्य व्यवस्था का मतलब है कि किसी एक ही उत्पाद को अलग अलग ग्राहकों या उपयोग के आधार पर अलग अलग कीमत पर बेचना। चीनी में डुअल प्राइस कैसे काम कर सकती है, यह भी समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में बनने वाली कुल चीनी का लगभग 60 से 65% हिस्सा कमर्शियल सेक्टर द्वारा इस्तेमाल होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, बिस्किट, मिठाई उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, प्रोसेस्ड फूड कंपनियां आदि। बाकी चीनी आम उपभोक्ता घरेलू इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं। अब यह भी देखते हैं कि प्रस्ताव क्या है। सरकार या उद्योग तो अलग कीमत तय कर सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत, इंडस्ट्री कमर्शियल सेक्टर के लिए ज़्यादा कीमत। रिपोर्ट कहती है कि गन्ने की कीमत लगातार बढ़ रही है, चीनी मिलों की उत्पादन लागत बढ़ रही है, लेकिन चीनी और एथेनॉल से मिलने वाले रिटर्न उतना नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में अगर इंडस्ट्री सेक्टर से ज़्यादा कीमत ली जाए तो चीनी मिलों को अतिरिक्त कमाई हो सकती है, जिससे किसानों का भुगतान समय पर करना आसान होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। इस 10 रुपये की बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं अगली खबर जो गन्ना से जुड़ी हुई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP ने केंद्र सरकार से गन्ना आधारित इथेनॉल की कीमतों में संशोधन करने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गन्ने के रस, चीनी, सिरप और बी हैवी सिरे से बनने वाले इथेनॉल की कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। यह सिफारिश ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का FRP 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। CACP ने कहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP के कार्यक्रम और तेल कंपनियों द्वारा सुनिश्चित खरीद ने चीनी उद्योग को स्थिर रखने और किसानों को समय पर भुगतान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आयोग ने चीनी के लिए डुअल प्राइसिंग सिस्टम यानी दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू करने की संभावना भी तलाशने का सुझाव दिया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग कीमत होगी। इसके अलावा आयोग ने गन्ना क्षेत्र आरक्षण, मिलों के बीच न्यूनतम दूरी, राजस्व साझेदारी और चीनी की दोहरी मूल्य व्यवस्था जैसे मूल्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी उद्योग ने तेजी से क्षमता विस्तार किया, लेकिन गन्ने की उपलब्धता और बाजार मांग उसके अनुरूप नहीं बढ़ी है। इसके चलते 2024-25 सीजन में 30% से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई। देश में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या के मामले में 2024 के दौरान मामूली कमी दर्ज की गई है। एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड इन इंडिया ADS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की तुलना में किसानों की आत्महत्या के मामलों में 1.2% और कृषि मजदूरों की आत्महत्या के मामले में 3% तक की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में खेती किसानी से जुड़े कुल 10,546 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि 2023 में यह संख्या 10,786 थी। इनमें 4,633 किसान और 5,913 खेतिहर मजदूर शामिल हैं। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आत्महत्या के पीछे पारिवारिक परेशानियां, आर्थिक संकट और कर्ज जैसी समस्याएं प्रमुख कारण हैं। NAFIS सर्वेक्षण के तहत 2021-22 के दौरान ग्रामीण भारत के
आर्थिक और वित्तीय संकेतकों से जुड़ी जानकारी 1 लाख से अधिक परिवारों से जुटाई गई। NAFIS का पहला सर्वे 2016-17 में किया गया था। अब राज्यवार कुछ खबरें देखते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। राज्य में गन्ने की पैदावार में लगभग 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गन्ना विभाग के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में राज्य के 73,078 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है। इससे काफ़ी फायदा पहुंचा है। गन्ना विभाग ने बताया कि ड्रिप सिंचाई की मदद से क्षारीय और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती संभव हो पाई है। इसके लाभ देखने के बाद लगातार अधिक किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को आगरा बॉम्बे हाईवे पर मुरैना तक करीब 580 किलोमीटर के दायरे में 7 जगहों पर हाईवे जाम किया। अब फिर मोहन यादव कान खोल के सुन लो, तुम खेती और किसान पुत्र नहीं हो सकते हो। तुम विज्ञापन में कृषि कल्याण करके राजनीतिक विज्ञापन किसान पुत्र हो सकते हो सरकारी कर्ज के पैसे से। तुम ओरिजिनल में शराब की दुकानों पर जिले के जिले ठेके किसके परिवार ने लिए, जरा याद करो। तो किसान का बेटा दारू बेचने वाला तो नहीं हो सकता, सही है कि गलत? कांग्रेस ने इस आंदोलन को किसानों की आवाज बताया, तो वहीं भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के लीची किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला किया है। लीची स्टिंग बग के कारण फसल को हो रहे नुकसान को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टीम बिहार के प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी और किसानों को राहत देने के लिए सुझाव देगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह टास्क फोर्स प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर फसल क्षति का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी। हरियाणा सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए सूरजमुखी की सरकारी खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में सुविधा देने के लिए राज्य के 5 जिलों में 17 खरीद केंद्र घोषित किए गए हैं। सरकार ने इस बार सूरजमुखी का MSP 7,721 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार अंबाला और कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। वहीं करनाल, पंचकुला और यमुनानगर में एक केंद्र स्थापित किया गया है। इन केंद्रों पर किसानों की उपज की सरकारी खरीद की जाएगी। लंबे समय बाद आखिरकार बिहार को नया CM मिल गया है। ये पद काफी समय से रिक्त था। साथ ही विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय सिन्हा पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। देश में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ है और पुराना स्टॉक भी सरकारी और गैर सरकारी गोदामों में भरा पड़ा है। सरकार के गेहूं एवं चावल का भंडार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1 अप्रैल को बढ़कर 604.02 लाख टन पर पहुंच गया, जो निर्धारित बफर मानक 210.40 लाख टन का लगभग 3 गुना है। ऐसे में अब गेहूं के भाव में बहुत ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वर्तमान भाव पर ज़्यादा तेजी का व्यापार नहीं करना चाहिए। अभी तक सरकार द्वारा गेहूं की खरीद 232.50 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जो पिछले साल 30 अप्रैल तक 256.3 लाख टन मीट्रिक टन किया गया था। अभी चालू सप्ताह के आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए गेहूं के भाव 2700 से 2725 रुपये प्रति क्विंटल पर सुस्ती के साथ टिके हुए हैं। आने वाले समय में इसके भाव में बहुत ज़्यादा बदलाव के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बिहार के बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया आदि उत्पादक मंडियों में मक्का की आवक बढ़ गई है। इस वजह से 2 दिन में ही भाव 20 से 30 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गया है। वास्तविकता यह है कि नीचे के भाव से 250-300 रुपये प्रति क्विंटल तेजी के बाद बड़ी कंपनियां माल खरीदने से पीछे हट गई हैं। इस वजह से मार्केट में करेक्शन हो रहा है। दूसरी ओर बारिश होने से नमी वाला मक्का एक बार फिर मंडियों में ज़्यादा आने लगा है। यही कारण है कि जो मक्का दरभंगा की मंडी में 2050 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिका था, अब उसकी बोली 2000 रुपये प्रति क्विंटल लगाई जा रही है। नमी वाला मक्का 1850 से 1950 रुपये के आसपास बिक रहा है। इसके बाद यूपी के कन्नौज लाइन में मक्का 20-25 दिन बाद आने लगेगी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बार मुनाफा ले लेना चाहिए। चावल के ऊंचे भाव होने से मक्का की खपत इथेनॉल कंपनी में भी ज़्यादा रहेगी, इसलिए मंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन टेम्परेरी बाजार थोड़ा और नीचे जा सकता है। ये जानकारी हम आप तक विभिन्न समाचार सोर्स के माध्यमों से लेकर आते हैं। खरीद बिक्री का फैसला आप अपनी
निरपेक्ष ले, न्यूज़ पोर्टल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब मौसम का हाल देखते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो सकती है, जिससे खेतों में खड़ी फसल और बागवानी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी भारत में शुक्रवार तक बारिश, आंधी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। रविवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो सकता है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। झारखंड में तेज रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है, जो गर्मी से राहत तो दे सकती है, लेकिन कटाई और भंडारण कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा सकती है। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में लू और गुजरात और कोंकण गोवा में उमस भरा मौसम बना रहने का अनुमान है। इस सप्ताह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।